हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आप लोगों को अवेल कराते हैं। तो यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12th आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे। और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे एक सेपरेट हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो वहां जाकर आप हिंदी मीडियम के कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, या जो भी कोई ऐसा स्टूडेंट है हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है तो आप उनको जरूर बता सकते हैं। और यदि ई बुक्स और ई नोट्स की बात करूं, सो स्टूडेंट्स वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी ऑफ ई बुक्स एंड ई नोट्स, जिसको आप अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को आप बिल्ड कर सकते हो। सो इफ यू वांट, आपको करना क्या है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर एक लिंक अटैच है, आप उसको जाके क्लिक करिए एंड आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को फिर अवेल करके अपनी लर्निंग इंप्रूव कर सकते हो। और यदि हम चैनल की बात करें तो ये आप भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक छोटे से बड़े टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग आप लोगों को चैनल पर ही मिल जाएगी। और इसके लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन, फीस या कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कंप्लीट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल से प्रोवाइड कराया जाता है। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। तो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से पहली फुर्सत में क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी फिर आज के इस पर्टिकुलर अमेजिंग से सेशन को, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में यदि ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों मैडम? क्योंकि यहां से अब हमारी कहानी जो है वो एक टर्न ले रही है। टर्न कैसे भैया? जैसे कि जीवन में हम एक, हमारी जो जीवन की कहानी है वो एक टर्न लेती है, जीवन में एक मोड़ आता है, वैसे ही इस चैप्टर में भी एक बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है। वो मोड़ कुछ इस प्रकार से आने वाला है बेटा कि अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी तक तो हमने केवल एक एक दो एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग तीनों एक्टिविटीज का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। लेकिन बनाए उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा उसकी स्टेप्स क्या है, उसका पूरा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है। तो वैसे फॉर्मेट का तो अब तक आपको आइडिया लग ही गया होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो है वो तीनों एक्टिविटी के सेपरेटली बहुत अच्छे से करे हैं। तो अब आपको फॉर्मेट तो पता ही है कैसे क्या करना है, बट स्टिल आई एम हियर टू जस्ट गिव यू अ फॉर्मेट, जहां पर हम लोग डिटेल में और अच्छे से चीजों को समझेंगे कि कैसे तीनों एक्टिविटीज में क्या क्या ऐड होगा, क्या सब्सट्रैक्ट होगा, और यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन्स है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम वो पूरा फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरी स्टेप्स को देखेंगे, जिसकी हेल्प से आप पूरा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। क्लियर? सो आर यू गाइज रेडी? क्या आप सभी तैयार है? तो फिर हम सेशन की स्टार्टिंग करें। लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, पहली फुर्सत में सभी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 13 विच इज अ लास्ट चैप्टर, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पर आज हम प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टेप्स को देखेंगे एंड फॉर्मेट को देखेंगे कि कितनी स्टेप्स में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें हम क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आज बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट की क्लास है आपकी, इसके बाद आपके पूरे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट ओवर। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं पढ़ना, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है आज का। अब इसके बाद केवल एक्सरसाइज की क्लासेस चलेंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और फिर इसके बाद तो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आज लास्ट कॉन्सेप्ट की क्लास है, फिर हम लोग अगली ही क्लास से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले विदाउट एडजस्टमेंट का देख लेंगे एक दो सवाल, फिर हम विद एडजस्टमेंट के तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। विदाउट के इतने वो नहीं आते, तो उसके दो चार सवाल, एक दो सवाल भी करेंगे तो चलेगा, पर हाँ विद एडजस्टमेंट का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके तो हम बहुत सारे सवाल करेंगे। तो बस आज ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, देन आपके पूरे कॉन्सेप्ट ओवर।
फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के और फिर चैप्टर भी ओवर। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करें। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रोसेस, स्टेप्स और फॉर्मेट पे बात करेंगे। आर यू गाइज रेडी? लाइक शेयर कर दिया, तो आइए फिर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सी स्टेप्स लेकर आई हूं जिन्हें आप फॉलो करने वाले हो। ऑल राइट, तो चलिए जल्दी से रीड आउट करते हैं और देख लेते हैं भाई साहब। Steps involved in the preparation of cash flow statement are as follow. Number 1, सबसे पहले क्या करना है बेटा? सबसे पहले स्टेप क्या है? यदि आपको एक कैश फ्लो बनाना है तो सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज इज डिस्कस्ड अर्लियर इन द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने इसको पहली फुर्सत में यही टॉपिक निपटाया था, जहां पे हमने देखा था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली स्टेप में आपको यही निकालना है। चलो हम एक इमेजिनरी कैश फ्लो लेके चलते हैं, है ना। इमेजिन करते हैं कि हम एक कैश फ्लो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन एक इमेजिनरी कैश फ्लो हमने ये प्रिपेयर कर लिया, जिसको आपको सबसे पहले जिसके अंदर जो चीज निकालनी है वो क्या निकालनी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी आपका कैश फ्लो है सबसे पहले आप वो निकाल लो। दूसरा काम आपको क्या करना होता है, या चलो एक काम करें, थोड़ा बड़ा ही फॉर्मेट बना लेते हैं ना, क्योंकि इसमें चीजें आपकी ज्यादा अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, चलो इसको अपन लेके चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमको क्या निकालना है? नंबर ए सबसे पहला काम जो आपको करना है, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या पूरा ही लिख देती हूं मैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस यू नीड टू कैलकुलेट। सबसे पहला काम जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ लिया है। दूसरी स्टेप है कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो ऑलरेडी हमने क्लियर कर लिया, पढ़ लिया। तीसरा आपको निकालना है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों हमको पता ही है ना, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो मैं यहां लिख देती हूं नंबर बी ए हो जाएगा। फिर नंबर बी में हम क्या निकालेंगे बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम, बेटा ये सीक्वेंस जो है ना ये आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आप ये मत सोचना कि हम इन्वेस्टिंग पहले निकाल लें फिर फाइनेंसिंग और फिर ऑपरेटिंग, गलत हो जाएगा। जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग के बाद ही आपका क्या निकलेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकलेगा, एंड देन लास्ट में आपका क्या निकलेगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। आप इसको याद रख लो इस तरीके से, OIF, ठीक है, ऐसे याद रख लो, OIF मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। यदि याद नहीं हो रहा तो OIF कर लो, OIF, ठीक है, राइट। तो जैसे बोलते हैं ना ओ माई गॉड, वैसे ही OIF, ओके। तो बस ऐसे याद रख लेना। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप लोग निकालोगे, आफ्टर दैट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड एट लास्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटीज से यू नीड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो, राइट। ये आपका डन हो जाएगा। उसके बाद 3 स्टेप हो गई, 3 स्टेप में आपका इतना काम हो गया। अब आ जाओ चौथी स्टेप। ये काम तो आपको ही आते ही है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज से कैसे निकालना है ये तो आपको आता है। अब नई चीज जो है वो इधर से है कि कैलकुलेट नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। स्टेप 4 में आपको क्या करना है बेटा? तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है। तो चौथी स्टेप यदि हम यहाँ पे देखें, नंबर डी में अब आपको क्या करना है? जो ए है इसका जो भी आंसर आया, जो भी इसमें से आंसर आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना भी कैश फ्लो आया उसको ऐड करो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जितना आया और किसको ऐड कर दो? जो फाइनेंसिंग से आया। तो तीनों एक्टिविटी से जितना भी आया सबको ऐड करके आपको एक आंसर, एक बैलेंस निकालना है, जो आप स्टेप नंबर 4 में करोगे या डी नंबर के स्टेप में करोगे। तो ये तीनों से जो भी बैलेंस आया तीनों को ऐड कर देना। समझ आ गया? बहुत ही सिंपल, सोबर और बहुत ही सिंपल है। अब आगे आ जाओ, 4th स्टेप। यहाँ तक तो आप जीत गए, यहाँ तक तो आपको बन गया। अब आ जाओ भैया अगली स्टेप। अगली स्टेप क्या है मैडम? 5th वाली, कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
हालांकि ये क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा, आप लोगों को दिया रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो आपका नंबर डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है। डी में आपको, ई में आपको क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, जिसमें आपको दो चीजें लेनी है जो मोस्टली जो क्वेश्चन में दी हुई होती हैं वो आपको दिया रहता है, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करेंट इन्वेस्टमेंट, प्लस आप क्या करोगे, करेंट इन्वेस्टमेंट। बेटा करेंट, देखो यदि वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, पर यदि वो करेंट इन्वेस्टमेंट है तो बेटा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करेंट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करना है, और वो भी कौन सा वाला बैलेंस लेना है, बिगिनिंग वाला बैलेंस लीजिएगा, ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कैश इक्विवेलेंट में करंट एसेट आता है, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो यदि मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया हो या करंट इन्वेस्टमेंट दिया हो, ये दोनों आपका कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही रहता है, दैट इज वाई हम इनको लेंगे, वो भी हमेशा बिगिनिंग वाला, मतलब ओपनिंग बैलेंस में लेना, ठीक है, क्लोजिंग का मत लेना, याद रखना बेटा, हमेशा ओपनिंग बैलेंस का ही लेना है। क्लियर, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ ऐड कर लेना सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का। ये है आपकी फिफ्थ स्टेप। अब आओ आखिरी, रिजल्टिंग अमाउंट जो आपका स्टेप 6 में आया है, मतलब 4 और 5, ठीक है। आपने जो 4 और 5 स्टेप में जो निकाला है, शुड बी बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर मैचिंग विद द बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। यही है जादू, यही तो है जादू। देखो मैं आपको बता देती हूँ होगा क्या अब आपके साथ, कि बेटा जो बैलेंस शीट होगी ना, बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे सारी चीजें होंगी, हम जो हमारे मतलब का उसको अपन देख रहे हैं कि यदि आपको दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है और आपको ऊपर करंट इन्वेस्टमेंट भी दिए थे, करंट इन्वेस्टमेंट भी आपको दिए थे, है ना। तो बेटा आपका आंसर जो है ना, यहाँ पे ई के बाद यदि हम एफ वाला देखें तो एफ में आपको क्या करना है, डी और ई को प्लस करना है, डी और ई को प्लस करना है। और बेटा जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा ना, डी और ई को प्लस करने के बाद वो किसके बराबर होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, शुड इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये है जादू, यही जादू है कि आपको बैलेंस शीट में यहां पर एक होगा ओपनिंग बैलेंस और एक होगा क्लोजिंग बैलेंस, दोनों दिए होंगे, है ना, कुछ इसका भी दिया होगा, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड इक्विवेलेंट सब कुछ दिया होगा। तो बेटा आपको करना क्या है, यहां तक की कहानी तो क्लियर है, तीनों को यहाँ ऐड करना है, बात खत्म। अब जो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स लगाने हैं, वो छोटे से एफर्ट्स सिर्फ आपको इतने लगाने हैं कि अब बैलेंस शीट में जाओ, ओपनिंग बैलेंस ले लो, करंट इन्वेस्टमेंट का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, दोनों को ले लो, दोनों को ले लिया, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आपने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिली होगी, यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली होगी और एक वैल्यू जो यहाँ पे मिली होगी, इन दोनों को आपको ऐड करना है लास्ट में। और बेटा जो यहाँ आंसर आएगा ना, आपका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ना आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, इसके बराबर यदि आ गया तो आपका भैया कैश फ्लो जो है वो सही है, 100% सही है। और यदि नहीं आया तो समझ जाना कहीं कुछ गड़बड़ी करी है आपने, ठीक है, राइट। तो ये जो लास्ट में आंसर आएगा वो शुड इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो लास्ट स्टेप में यही है कि जो रिजल्टिंग अमाउंट आएगा आपका स्टेप 4 और 5 का, वो आपका बैलेंस होना चाहिए ना, शुड बी द बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर मैचिंग विद द बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट में आपका आंसर दिया उससे आपका मैच होना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। समझे, कैसे समझे कि देखो तीनों एक्टिविटीज का प्लस करके एक अमाउंट आया, प्लस यहाँ पे हमने क्या लिया,
जो भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और यदि करंट एसेट है आपका, मोस्टली क्वेश्चन में करंट एसेट ही दिया रहता है, इसलिए मैं आपको ये भी बता रही हूँ। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसका जो भी आंसर है वो आप यहाँ उठा के ले आए, यहाँ ले आए। अब जब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे बेटा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको एक आंसर मिलेगा। इन दोनों को ऐड करना है, मतलब डी और ई दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ना, उसको आप क्रॉस चेक कैसे करोगे, बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिया होगा ना, उसके बराबर आएगा, वो दोनों बराबर आएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? ये सारी चीजें हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे, राइट। तो जो भी आंसर आएगा उसको आप, एक यही फायदा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि जो आंसर है उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये आपका यहाँ पे बैलेंस शीट के इस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से यदि बराबर आ गया तो आपका आंसर सही है। और यही आपका एक बहुत अच्छा फायदा है कि आपको यही पता लग जाएगा कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। क्लियर? समझ गए, राइट। तो ये है, अगर स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा है तो लो, अदरवाइज अब मैं आपको स्टेप्स तो बता दी, अब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी इसका, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। डन, ऑल राइट। चलिए तो अब आएंगे हम लोग इसका फॉर्मेट अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कहानी समझ आ गई। पहले तीनों को ऐड करो, जो भी आंसर आए उसको रहने दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा जितना भी, उसको यहाँ पे लिख दो। अब बेटा दोनों को ऐड करो, डी और ई दोनों को ऐड करो, तो बेटा जो भी आंसर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सभी को बढ़िया तरीके से, राइट। चलिए तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट हम आएंगे, तो ये हमारी पूरी स्टेप्स कंप्लीट हो गई हैं, पूरी 6 स्टेप्स जो हमने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए फॉर्मेट ये रहा आपका प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार हम लोग फॉर्मेट को क्या डिटेल में समझ लेंगे ना, तो हमको चीजें और अच्छे से आ जाएंगी। हालांकि हमने ये सब कुछ किया हुआ है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, सभी एक्टिविटीज का हालांकि हम लोगों ने पढ़ा है, बट अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है तो आपको ये भी एक फॉर्मेट देखना है। तो देखो, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, हमको इतना नहीं लिखना, आप सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर क्या लिखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, केवल आपको इतना ही लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए नंबर 1, इसमें हम शुरुआत कैसे करते हैं। शुरुआत नंबर 1, सबसे ऊपर आपको मैंने सीक्वेंस बताई दिया है ना, OIF याद रखो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग करना है, तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 1 आप यही लिखोगे, जिसमें हम आपको पता ही है सबसे पहले क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही लेते हैं। और इसको मैं आप जस्ट रिवाइज करा रही हूँ आपको, ठीक है। और इसमें हम लोग वर्किंग नोट में देख लेते हैं कि ये कैसे निकलता है, क्योंकि ये आपको वर्किंग नोट में निकालना होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो चलो अपन डायरेक्टली एक मिनट इसके वर्किंग नोट में ही चलते हैं। देखो कितना लंबा चौड़ा फॉर्मेट है। वर्किंग नोट देखो, आप लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यदि निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट आपको दिया है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, उसका डिफरेंस आपको लेना है ना, डिफरेंस लेना है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सरप्लस में जो भी दिया होगा उस दोनों का डिफरेंस ले लेना, मतलब क्लोजिंग बैलेंस में माइनस कर देना आप ओपनिंग बैलेंस को, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आप यहाँ पे ले लोगे। अब उस डिफरेंस के बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। यदि कोई भी रिजर्व है तो वो ऐड करना है, कोई भी डिविडेंड है तो बेटा वो भी ऐड होगा। याद रखना, डिविडेंड रिजर्व ऐड होता है। अब डिविडेंड वो कोई भी प्रकार का हो, चाहे इंट्रीम्ड हो या नॉर्मल ऐसा डिविडेंड भी हो आपका। और यदि वो प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है तो भी ऐड होगा, लेकिन प्रेजेंट ईयर का ऐड नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट ईयर का वो हम अगले साल देंगे, ठीक है। यदि प्रीवियस ईयर का है तो इस साल आपका डिविडेंड पे होता है, तो इंटरिम प्रपोज डिविडेंड जो भी है प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। प्रेजेंट ईयर का कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट ईयर का हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट ईयर का यदि डिविडेंड है तो बेटा वो अगले साल पे किया जाएगा, इस साल थोड़ी ना किया जाएगा, तो उसको अगले साल लिखना है, इस साल नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हम करेंट ईयर का प्रोविजन है, केवल करेंट ईयर का प्रोविजन, और यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसको भी हम
डेबिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके आइटम्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम, कोई डिजास्टर का कंपनसेशन, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड कंपनसेशन, तो ये सारी चीजें, तो ये वर्किंग नोट है। हालांकि हमने ऐसे बहुत सवाल भी करे, तो जस्ट फॉर योर रिविजन क्या क्या चीजें करनी है हमको। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट अगर आप बिफोर वाला निकालना है, तो जो आपको क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दिए दोनों में डिफरेंस निकालो। रिजर्व है, ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, तो इस साल में वो पे होगा, इसको आप यहाँ ऐड करो। प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्लियर। इस तरीके से आपका वर्किंग नोट में क्या मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये तो प्लस वाली चीजें हो गई। अब माइनस क्या करना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो क्रेडिट हुए थे आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, तो वो आप माइनस कर दो, और रिफंड ऑफ टैक्स यदि है तो वो माइनस कर दोगे। फाइनली आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही चाहिए हमको। नाउ नोट दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मे बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ शोइंग इट इज अ वर्किंग नोट। तो यदि चाहो तो इसको डायरेक्टली आप वहां भी दिखा सकते हो, वर्किंग नोट में भी अलग से दिखा दो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी यदि कम इंफॉर्मेशन है तो वहीं दिखाओ, अदरवाइज यदि ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप उसको वर्किंग नोट में दिखाओ, ठीक है। तो शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ शोइंग इट एज अ वर्किंग नोट बिफोर। हाँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा नहीं है इन्फॉर्मेशन तो आप कैश फ्लो में दिखा दो, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो अलग से वर्किंग नोट में दिखाओ, क्योंकि फिर खिचड़ी पकाने से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको अलग से वर्किंग नोट में दिखा देना। क्लियर। अब हमने ये निकाल लिया, तो अब अपन चले स्टार्टिंग से फॉर्मेट की तरफ। ये रहा अपना फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे लेकर आए, अभी मैंने बताया, अपन ने यहाँ लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम है उनका एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ लिखा है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें आपको क्या क्या करना है, बहुत ही डिटेल आपका ये फॉर्मेट है, समझ लेना इसको। तो बेटा ऐड कौन कौन सी चीजें करनी है मैंने आपको बताया, मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ, यदि आप चाहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता देती हूँ। स्टूडेंट्स बहुत ही ना इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट्स आज बता देती हूँ, तो एक काम करो, आप स्टार्टिंग से अपन लेके चलते हैं। हमने वर्किंग नोट जो देखा था ना, यहाँ से लेके चलते हैं। तो आप याद रखना, स्टार्टिंग से सब कुछ बता रही हूँ मैं आप लोगों को फिर से। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सारी स्टेप्स जो हमको फॉलो करनी है, राइट। तो देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं अपना, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है प्रॉफिट आफ्टर वाला, है ना, प्रॉफिट आफ्टर वाला हमें दिया होता है क्वेश्चन में, लेकिन हमें तो बिफोर वाला चाहिए होता है। तो हम उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाले प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको ये पूरा वर्किंग नोट दिया है। मैं आपको छोटे छोटे नोट्स में बना करके बताती हूँ, छोटे छोटे नोट्स हम इसके बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स हम आज हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला दिया रहता है, बेसिकली आपको हमें निकालना है बिफोर वाला। सो फॉर दैट सबसे पहले आप जो भी रिजर्व्स हैं प्लस उसमें जो भी डिविडेंड है सबको ऐड करोगे। तो आफ्टर वाले में बेटा आपको सबसे पहले ऐड क्या करना है, रिजर्व कोई यदि है तो, प्लस उसमें आप क्या ऐड करोगे, डिविडेंड, और वो भी कौन सा वाला डिविडेंड होना चाहिए आपका, प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आप ऐड करोगे, प्लस आप उसमें क्या ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो भी कौन सा, करेंट ईयर का, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका करेंट ईयर का आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है, ठीक है। तो डिविडेंड यदि है, चाहे वो प्रपोज, अब देखो प्रपोज्ड डिविडेंड है, ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का आपका प्रपोज्ड डिविडेंड यदि है। करेंट ईयर का नहीं लेना है आपको डिविडेंड, क्योंकि बेटा करेंट ईयर का डिविडेंड तो आपको नेक्स्ट ईयर पे करना है, इस साल तो करना ही नहीं है, वो आपको अगले साल पे करना है। अभी आपको केवल जो करेंट ईयर में जो पे करना है वो प्रीवियस ईयर का करना होता है, ठीक है। तो आपको लेना है जो डिविडेंड कोई भी है प्रीवियस ईयर का लेना है, केवल करेंट ईयर का अगले साल पे करेंगे, प्रीवियस का इस साल पे कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर का लेंगे। चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, प्रपोज, दोनों आपके इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाला लेना, याद रखना। मैं एक काम करो अलग अलग लिख देती हूँ मैं, तो प्रीवियस ईयर का कौन सा लेना है डिविडेंड, एक मिनट रुको, अपन ऐसा करते हैं दोनों अलग अलग ही लिख लेते हैं कि जो डिविडेंड है वो अगर आपका प्रपोज्ड डिविडेंड है,
तो वो आपको कौन सा लेना है बेटा, प्रीवियस ईयर का, है ना, प्रीवियस ईयर का लेना। और यदि वो इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है तो बेटा वो जो करेंट ईयर में आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है वो वाला लेना, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर जो पे किया है, ड्यूरिंग द ईयर जो आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, दैट यू आर गोइंग टू टेक, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन तो मैंने बता ही दिया है, एक सेकेंड, हाँ इसको यहाँ पे बताना है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का जो आपने बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, दैट यू नीड टू ऐड। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यदि वो डेबिट है आपके तो ऐड होंगे। ऐड क्या होंगे बेटा, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यदि वो डेबिट के हैं तो। उसके बाद माइनस आपको क्या करना है इसमें, टैक्स यदि आपका रिफंड हो रहा है तो, टैक्स यदि रिफंड हो रहा है, और माइनस क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यदि वो क्रेडिट के हैं तो। ये सब करने के बाद आफ्टर ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर। इसके बाद बेटा आपको मिल जाएगा आराम से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आपको मिल जाएगा, जो कि आपको सबसे पहली चीज कैलकुलेट करनी है नंबर ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत। क्लियर, ये सारी चीजें तो हमने ये यहाँ पे देख ली। कहाँ पे देख ली, यहाँ पर कि डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है तो ऐड होगा, इंटरिम डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है वो ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर आपको ऐड करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यदि वो डेबिट वाले थे तो वो ऐड हो जाएंगे, क्रेडिट वाले थे तो वो माइनस होंगे, और रिफंड टैक्स का वो माइनस हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये चीजें यदि आपका ये वर्किंग नोट यदि बड़ा है, बड़ा मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको अलग से वर्किंग नोट में शो करो और यदि एक आधी इंफॉर्मेशन है तो फिर जरूरत नहीं है, फिर आप उसको डायरेक्टली कैश फ्लो में भी शो कर सकते हो। क्लियर, तो इट डिपेंड्स करता है कि आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो अलग से वर्किंग नोट बनाओ आप इसके लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए, और यदि इंफॉर्मेशन कम है तो अलग से वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, चलिए तो अब आएंगे, पहली चीज हमने निकाल ली है, तो चलो अब अपन वापस चले, स्टार्टिंग से वापस चले। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना सीख लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमने निकालना सीख लिया। अब आएंगे इसमें हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आइटम्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकल गया बिफोर वाला। अब इसमें स्टूडेंट्स हम जो अगले एडजस्टमेंट्स करते हैं वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है कि आपको ऐड करना है आपके, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब आपको इसमें ऐड क्या करना है, आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करने हैं आपको, और दूसरा आपको क्या ऐड करना है, आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों आपको ऐड करने हैं। क्लियर, ये दोनों आपको ऐड करने हैं, नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो ऐड करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ऐड करना है तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस से ऐड हो जाएगा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कोई भी इनटैंजिबल एसेट आपका अमोर्टाइज हो रहा है तो ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इंटरेस्ट यदि बैंक ओवरड्राफ्ट पे आपको मिल रहा है तो ये आपका किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, तो ये कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है कि यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट से तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मतलब, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट आपको बोरोइंग से यदि क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगर आपको बोरोइंग पे इंटरेस्ट देना है तो अगेन ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद और देखो अंडर राइटिंग कमीशन या फिर शेयर इशू एक्सपेंस, हाँ तो ये सभी खर्चे जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस है लेकिन ऑपरेटिंग तो है नहीं, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, और यदि आपने डिस्काउंट वगैरह शेयर इशू पे कोई एक्सपेंस दिया है तो ये सब गाइज आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इनको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से वहां पे ऐड करेंगे, कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगेन ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है। देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये सारी चीजें आपका एक्सपेंस है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग वाला, और इंक्रीज है। तो मतलब कुल मिला के ये जितने भी खर्चे हैं ना, ये आपके या तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये पूरे खर्चे आपके ऑपरेटिंग से तो रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। दैट इज वाई ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन दोनों को ऐड करना है। क्लियर, समझ आया। अब इसके बाद अगली चीज देखो, ये सब कर दोगे, उसके बाद नेक्स्ट आप माइनस क्या चीजें करोगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमको माइनस करना है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमारी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो हमें इसमें क्या करना है, माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब एक ऐसी इनकम जो आपको फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम नहीं हुई उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, माइनस हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आपने कहीं इन्वेस्ट करा होगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है, ऑपरेटिंग की नहीं है। डिविडेंड भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है। रेंटल इज ऑल्सो गेन यदि हुआ है, सेल करा है फिक्स्ड एसेट, तो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनकम हो रही है, दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर आपका प्रोविजन या डाउटफुल डेट यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो ये सभी चीजें नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस हो जाएंगी। फाइनली फिर आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें कर दोगे देन फाइनली व्हाट यू विल गेट नेक्स्ट थिंग, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपको मिल जाएगा फाइनली, वर्किंग कैपिटल चेंज होने के पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमें चाहिए इसमें वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना है। और वर्किंग कैपिटल मतलब इसमें केवल दो चीजें होती है, एक करंट एसेट और दूसरा करंट लायबिलिटीज। तो इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स हम लोग इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिक्रीज अगर आपके करंट एसेट हो रहे हैं और इंक्रीज यदि करंट लायबिलिटी, तो इसके लिए ना मैंने आपको एक हिंट और एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। एक बहुत ही शानदार मैंने आपको ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स की। वो ट्रिक क्या है कि देखो, आप ऐसे अगर याद करोगे, ऐसे यदि आप सोचोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओ। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको, यदि मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको ना जो चीजें फेवरेबल हैं उनको माइनस करना है और जो अनफेवरेबल है उनको ऐड करना है। मतलब यदि मैं बोलूं कि यहाँ पे ऐड क्या होगा, तो मतलब यदि मैं बोलूं कि करंट एसेट यदि कम हो रहे हैं और यदि करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या आप ये चाहोगे कि करंट एसेट कम हो और लायबिलिटी बढ़े? नहीं चाहोगे ना ऐसा। तो मतलब ये आपके लिए एक अनफेवरेबल चीज है। आपके लिए क्या है बेटा, एक अनफेवरेबल चीज है। तो अनफेवरेबल चीजों को ऐड कर दो, ठीक है। अनफेवरेबल चीजों को क्या करो, ऐड करो। तो करंट एसेट का कम होना मेरे लिए अनफेवरेबल है और करंट लायबिलिटी का बढ़ना मेरे लिए अनफेवरेबल है, देयरफॉर मैं इनको प्लस करूंगी। फिर माइनस क्या करूंगी, माइनस मैं करूंगी जो चीजें फेवरेबल है, अच्छी अच्छी चीजें जो हैं। देखो ऐसा रूल नहीं है, बस ट्रिक बता रही हूँ। जो मैं अनफेवरेबल और फेवरेबल वर्ड यूज कर रही हूँ ना, ये कहीं बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, ये जस्ट एक ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जिससे आपको चीजें याद रहें, ठीक है। तो माइनस क्या करेंगे स्टूडेंट, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना मेरे लिए, सॉरी पहले एसेट लिख लो। तो करंट एसेट का इंक्रीज होना मेरे लिए अच्छी बात है, फेवरेबल है। मैं तो चाहती हूँ करंट एसेट्स बढ़ें और मैं चाहती हूँ कि मेरी करंट लायबिलिटी घटे, कम हो, ठीक है। ये अच्छी चीज है, मैं चाहती हूँ इसको मैं क्या बोलूंगी, ये मेरे लिए एक फेवरेबल थिंग है। तो फेवरेबल चीजों को डिडक्ट या माइनस करना है। क्लियर हुआ, राइट। तो ये फेवरेबल अनफेवरेबल है, करंट एसेट का कम होना, करंट लायबिलिटी का बढ़ना, तो ऐड करो। करंट एसेट का बढ़ना, करंट लायबिलिटी का कम होना फेवरेबल है, तो इसको माइनस कर देंगे। इसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल में चेंजेस। और यहाँ केवल आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लेनी है, नो नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, ओनली करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही आपको लेनी है। तो आइए अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैंने क्या बोला था, ऐड करना है आपको। यदि करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, अनफेवरेबल चीज है ना, और यदि
करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये आपके लिए अनफेवरेबल चीज है, इनको आपको ऐड करना है। अब जैसे कि इन्वेंट्रीज का डिक्रीज होना, ट्रेड रिसीवेबल्स का, अक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब आपके क्या है, करंट एसेट है, ये सब डिक्रीज हो रहा है। अनफेवरेबल चीज है ये आपके लिए कि आपके ये पूरे करंट एसेट कम हो रहे हैं, अनफेवरेबल है, दैट इज वाई ऐड कर दो। ठीक है, दूसरी ओर देखिए, ट्रेड पेबल्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए या एडवांस इनकम हो गई, ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज है और ये आपकी बढ़ रही हैं, ये लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही हैं, तो ये आपके लिए अनफेवरेबल है, इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो अनफेवरेबल चीजों को ऐड कर रहे हैं हम। क्लियर हुआ? लाइक और शेयर कर दो इसी बात पे, जल्दी से लाइक और शेयर करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट से लाइक शेयर हो जाए। डन। चलो अब अगली चीज क्या है, अगली चीज हम जो देखेंगे लेस क्या क्या करना है बेटा। तो देखो, यदि आपके करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो भैया अच्छी बात है, फेवरेबल आइटम है ये तो, और यदि करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो और क्या अच्छी बात हो सकती है, फेवरेबल चीजों को माइनस करना है, माइनस करना है। तो जैसे कि देखो, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, ये चारों हमारे करंट एसेट है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे लिए फेवरेबल चीज है तो इसको माइनस कर देंगे। ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सब हमारी करंट लायबिलिटी है जो कि डिक्रीज हो रही है, अच्छी बात है, माइनस कर दो। फेवरेबल चीज माइनस, अनफेवरेबल चीज ऐड हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? ये ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे हम भूल जाते हैं पर ट्रिक से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। ओके, तो ये सब करने के बाद फाइनली हमको मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमको फाइनली क्या मिलेगा मैं वहां बता रही हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पे चीजें करने के बाद आपको नेक्स्ट थिंग जो मिलेगी वो मिलेगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें आपको दो तीन चीजें और करनी है। क्या क्या करना है देख लो। यहाँ पे सबसे पहले इनकम टैक्स जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया होगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स जो इस साल पे करा है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, माइनस करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस क्या करेंगे, टैक्स पेड, प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला उठाना आप यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि जो टैक्स था आपका ड्यूरिंग द ईयर, कहाँ गया भैया वो, ये रहा, ड्यूरिंग द ईयर, करेंट ईयर का जो टैक्स के लिए प्रोविजन था वो ऐड होता है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर ऐड हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो पे किया है तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल का टैक्स हम अब एंड ऑफ द ईयर में के बाद हम पे करेंगे ना, 31 मार्च के बाद पे होगा। तो यदि प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर है तो वो यहाँ ऐड होता है, याद रखो, और टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का है वो इस साल हम पे कर रहे हैं, वो माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर आकर के, राइट। इसके अलावा और क्या चीजें करनी है, और आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया अपना टैक्स पेड, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट होगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आपको क्या करना होगा, जो चीज यहाँ प्लस करी थी वो यहाँ माइनस करो, जो माइनस थी वो प्लस करो। जैसे कि सपोज आपने ये देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो डेबिट वाले थे उनको प्लस करा था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यदि डेबिट वाले हैं, और क्रेडिट वालों को यहाँ माइनस करा था तो इनको यहाँ प्लस करना है, प्लस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो क्रेडिट हुए थे आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो चीजें डेबिट थी पहले वो यहाँ ऐड होती है, बाद में माइनस हो जाती है, और वो पहले जो क्रेडिट हुई थी वो माइनस यहाँ होती है, यहाँ प्लस हो जाती है। ये सब क्या ऐसे अगर लिख के रखोगे ना कॉपी में, तो आप एग्जाम के 2 दिन पहले बस इसको उठा के देख लेना, पूरा कैश फ्लो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़े, है ना। तो ये सब करने के बाद बेटा आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया अपना पहला काम। अब इसके बाद हमको दूसरा काम क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है। तो अब हम दूसरा क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालेंगे। तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2-3 चीजें ही हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े अपने फॉर्मेट में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें हमको केवल जो बिजनेस ने इन्वेस्ट करा होता है उसके फिक्स्ड एसेट्स में या उसके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में, केवल वो 2 चीजें लेनी होती है बस।
कहाँ पर, या तो आपने फिक्स्ड एसेट में कुछ इन्वेस्टमेंट करा, सेल या परचेस करा उनको, या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को सेल या परचेस करा, केवल ये दो ही चीजें आती है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यदि आपने फिक्स्ड एसेट को सेल, अब देखो सबसे पहले वो चीजें लिखनी है जो जिसमें आपको पैसा मिल रहा है, जिसमें आपका इनफ्लो हो रहा है, पहले वो ले लो, और फिर जिससे पैसा बाहर जा रहा है उसको बाद में माइनस करेंगे। तो पहले हम देख ले रहे हैं, रिसीव यदि हो रहा है आपको अमाउंट, आपने फिक्स्ड एसेट को सेल करा, पैसा मिला, फिक्स्ड एसेट सेल करोगे पैसा मिलेगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये चीजें ऐड होंगी ना, ये जो आइटम्स हैं आपके सारे ऐड हो जाएंगे। ओके, उसके बाद यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट को भी सेल करा, उससे पैसा मिलेगा, कुछ भी बेचो, फिक्स्ड एसेट बेचो या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा मिलेगा, इनफ्लो होगा तो ऐड हो रहा है ये। अब इन्वेस्टमेंट में बेटा आपको केवल नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेना है, करेंट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत लेना, या फिर ऐसा मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी दिया तो मत लेना, बिकॉज ये आपके कैश इक्विवेलेंट होते हैं, 2-4 महीने में ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपके कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है, दैट इज वाई हम करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, केवल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेना है, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। क्लियर हुई कहानी, समझ में आ गई सभी को बढ़िया तरीके से, राइट? तो ये हो गया। अब उसके बाद यदि आप कोई भी इनटैंजिबल एसेट सेल कर रहे हो, उससे भी पैसा रिसीव होगा आपको, इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है, यदि वो नॉन फाइनेंस कंपनी है तो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उसका रेंट आपको रिसीव हो रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी, उससे रिसीव हो रहा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनफ्लो है। उसके बाद यदि आपने कोई फिक्स एसेट के लिए परचेस करने के लिए पैसा दिया या कोई इन्वेस्टमेंट को परचेस करने के लिए पैसा दिया, तो ये अमाउंट को आउटफ्लो करेगा, तो बेटा ये लास्ट की दो चीजें माइनस होंगी, है ना? हाँ, वो ब्रैकेट में दी हुई हैं, दोनों चीजें माइनस में जाएंगी, क्योंकि यदि कोई फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट को परचेस कर रहे हो तो भैया पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, देयरफॉर ये चीजें माइनस होंगी और ये सभी चीजें आपकी प्लस होंगी, क्योंकि इन सबको बेच रहे, सेल कर रहे हो तो पैसा आ रहा है। कुल मिला के यदि देखें तो यहाँ पे आपको कॉमनली केवल 2-3 चीजें ही रहती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहले जिससे पैसा आपको मिल रहा है, तो यदि आपने सेल करा है फिक्स्ड एसेट्स को तो वो आप शो करोगे। उसके बाद यदि आपने सेल किया है इन्वेस्टमेंट, और वो भी मैं लिख देती हूँ नॉन करेंट, है ना, केवल नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीजों से अमाउंट आएगा तो बेटा ये दोनों ऐड होंगे। माइनस क्या होंगे? यदि आपने परचेज किया है किसी भी फिक्स्ड, अब देखो ये जो मैं फिक्स्ड एसेट लिख रही हूँ ना, इसमें आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों शामिल हैं, ठीक है? और माइनस यदि आपने क्या किया है, परचेज किया है किसी भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को, तो इससे आपको क्या मिलेगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये 4 चीजें कॉमन है, बाकी 2-4 मैंने आपको और बता दी हैं जो आपको फॉर्मेट में मिल ही रही हैं, जैसे कि सेल ऑफ इंटेंजिबल, डिविडेंड या इंटरेस्ट, ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी वालों के लिए, और रेंट यदि रिसीव हो रहा है तो। क्लियर? तो इससे आपको क्या मिल जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो भी चीजें हुई। और आगे देखो, आगे और क्या दिया है? पेमेंट यदि आपने दी है, गुडविल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स यदि है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम था मशीनरी पे जो मिला अगेंस्ट फायर, इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को भी हम एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? फाइनली व्हाट यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई बढ़िया तरीके से, राइट? चलिए, तो ये हो गया है। अगर आप चाहें यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज इसके बाद हम लोग अभी थर्ड एक्टिविटी और बची है जिसको अभी हम कंप्लीट करेंगे, राइट? तो यहाँ तक आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लो। ओके, डन। चलिए, तो अब आएंगे स्टूडेंट्स हम लोग तीसरी एक्टिविटी, जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है, और वो है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब ये होता है कि जहां से आप पैसा अरेंज कर रहे हो, जहां से भी आप पैसा अरेंज कर रहे हो वो एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और उसको लेकर आपने जो भी लेन देन करा है वो सब आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। जैसे कि प्रोसीड फ्रॉम मतलब आपको पैसा रिसीव हुआ है, यदि आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं या डिबेंचर इशू करे हैं, पैसा आएगा तो पहले जो भी इनफ्लो हुआ वो ले लो, फिर जो आउटफ्लो हुआ उसको माइनस कर दो, ठीक है? तो आपने यदि शेयर को इशू करा या डिबेंचर्स को इशू करा, उस पर जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है
उसको आप ऐड कर दो, या फिर आपने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा लिया है आप उसको ऐड कर दो, या फिर आपने क्या किया है बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिया है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है जिससे आपको पैसा रिसीव हो रहा है यदि वो आ जाएगा। फिर यदि आप फाइनल डिविडेंड यदि पे कर रहे हो, दोनों पे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, जो भी डिविडेंड पे कर रहे हो तो ये पैसा बाहर जाने का काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं यहां पर। नंबर सी हम क्या निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें आपको क्या क्या लेना होता है, सबसे पहले ऐड करो यदि आपने क्या किए हैं, नए शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू किए हैं, इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैं बिल्कुल नोट्स में लिख रही हूँ ना शॉर्ट में, कोई लॉन्ग टर्म आपकी बोरोइंग है तो, कोई भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो सब ऐड हो जाएगा, सब ऐड होता जाएगा। अब इसमें माइनस क्या होगा, और हाँ यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो मैं वो भी लिख देती हूँ। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट से आपने पैसा लिया है बेटा तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट से भी आप पैसा ही ला रहे हो तो ये सारी चीजें ऐड होंगी। इशू किया है शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से या बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे भी पैसा लाए होंगे। अब माइनस काय में होगा, यदि आपने फाइनल डिविडेंड पे करा है तो आउटफ्लो है आपका, ठीक है। तो यदि आपने फाइनल डिविडेंड पे करा है तो आपका पैसा बाहर गया, माइनस हो जाएगा, फाइनल डिविडेंड आपने पे कर दिया, क्लियर। उसके बाद आ जाइए, हाँ फाइनल डिविडेंड इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का होगा। उसके बाद यदि आपने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है दैट विल आल्सो कम्स अंडर दैट। इंटरेस्ट दिया है आपने डिबेंचर्स पे, लोन की रीपेमेंट करी, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर की रीपेमेंट करी, इक्विटी शेयर की तो रीपेमेंट नहीं होती है, रिडेम्पशन केवल डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। पेमेंट करिए शेयर इशू एक्सपेंस और अंडर राइटर कमीशन, तो बेटा अब ये चीजें माइनस हो रही हैं। यदि आपने कोई भी अंडर राइटर कमीशन को एक्सपेंस, अंडर राइटर का आपने कोई पेमेंट करी है, एक्सपेंस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये आ जाएगा। पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर फॉर शेयर एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, तो ये सब से आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आपका अमाउंट मिल जाएगा जो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिसीव हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये सारी चीजें बेटा लिख लेना आप लोग। फाइनल डिविडेंड, फाइनल या फिर इंटरिम डिविडेंड भी लिख लो, फाइनल या फिर इंटरिम डिविडेंड जो आपने पे किया है आउटफ्लो हो जाएगा। इसके अलावा बेटा और भी चीजें हैं जो आपको पता ही है। यदि रीपेमेंट करी, पेमेंट करी है, रीपेमेंट मैं लिख देती हूँ, यदि आपने रीपेमेंट करी है, रीपेमेंट जैसे कि डिबेंचर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की या फिर लोन की, ठीक है, और भी तमाम चीजें, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि देखिए इन दोनों एक्टिविटीज में इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती है, ये बहुत सिंपल है, इनमें ज्यादा आपको चीजें कंफ्यूजिंग वाली नहीं मिलेंगी, ये चीजें सिंपल है। चीजें याद करनी है या याद नहीं करनी, केवल समझनी और माइंड में जो रखनी है वो केवल आपको ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ से लेके यहाँ तक की रखनी है बस। एक बार ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया ना, ये आपका बाएं हाथ का खेल है, फिर ये आपका बाएं हाथ का खेल है। वैसे बाएं हाथ होता कौन सा है, उल्टा होता है या सीधा होता है, मुझे कॉमेंट में बताओ। बाएं हाथ किसको कहते हैं, उल्टे हाथ को या सीधे हाथ को, ठीक है। तो बेटा आपके लिए जो मेन आपके लिए चैलेंज है ना, मेन चैलेंज आपके लिए केवल ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश फ्लो निकालना, केवल यही चैलेंजिंग है। एक बार आप यहां तक पहुंच गए ना, और वो भी सही सही, गलत तो कोई भी पहुंच जाएगा, सही सही, लेकिन यदि आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक यदि आपने सोल्यूशन कर लिया तो बेटा ये तो बाएं हाथ का खेल है। पर हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रह जाना कि ये हो गया तो ये भी हो ही जाएगा, नहीं यार, पता चले यहीं टपक जाओ, ये सब सही हो गया यहीं टपक गए, तो भाई कंपैरिजन बता रही हूँ कि जो ज्यादा हमको चीजें करनी है वो यहीं करनी है, ज्यादातर एडजस्टमेंट्स यहीं है। बाकी ये तो आपके सीधे सीधे सिंपल है, दो दो चार चार चीजें हैं जो आप आराम से याद रख सकते हो, कॉमन सेंस वाली चीजें, ठीक है। तो कोई भी रीपेमेंट हो रही है, डिबेंचर्स का, लोन का, डिबेंचर प्रेफरेंस का रिडेम्पशन हो रहा है, कोई भी, अब जैसे मैंने बताया था शेयर इशू के टाइम पे कोई भी एक्सपेंस है फाइनेंस के अंदर ही आएंगे। अंडर राइटिंग कमीशन है, फाइनेंस एक्टिविटी का ही वो एक्सपेंस रहेगा, और यदि बाय बैक कर रहे हो अपने ही शेयर्स को, सो दैट ऑल्सो फाइनेंसिंग। ये सारी चीजें आपको कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी तक पहुंचा देगा। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे जिसमें आपको बेटा क्या करना है, नेट करेंट डिक्रीज एंड इंक्रीज निकालना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे। मतलब वो तीनों जो हमने चीजें निकाली ना, तीनों मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों का जो भी आंसर आएगा तीनों को ऐड करके फाइनल वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे, जिसमें आपको ऐड क्या करना होगा, कैश, अरे बाबा ये क्या हो गया, हाइलाइटर आ गया ये तो, चलो, जिसमें ऐड क्या करना होगा आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की चीजें, और वो भी केवल और केवल बिगिनिंग वाली, मात्र बिगिनिंग वाली, जैसे कि कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करेंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इनको बेटा बहुत अच्छे से याद रख लेना, इनको बहुत अच्छे से याद रख लेना। इन सभी चीजों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, जिसको आप बोलोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपको पूरी चीजें लेनी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली, केवल बिगिनिंग की, क्लोजिंग की नहीं, ओनली एंड ओनली बिगिनिंग की आप चीजें ले लेना। अब आपको पता है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो क्या आता है, वो चीजें जो कैश में है और कैश के जैसी हैं या कैश में कन्वर्ट हो सकती है विद इन 2-3 मंथ्स के डिफरेंस में। 2-3 महीने में जो चीजें कैश में आराम से कन्वर्ट हो जाए, जैसे बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ज्यादातर ना ये करेंट इन्वेस्टमेंट आता है ज्यादातर, पर हाँ ये चीजें भी हो सकती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये याद रखना। इन सबको आप ऐड करके फाइनली यहाँ पे एक वैल्यू लाओगे, वैल्यू ले आए तो यहाँ की आ गई, वो तीनों एक्टिविटीज का जो समीशन आया, तीनों एक्टिविटीज को जो प्लस किया आपने, वो तीनों एक्टिविटी का एक यहाँ पे अमाउंट मिल गया आपको, और आपने अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट जो बिगिनिंग में बैलेंसेस थे सबको ऐड करे तो यहाँ पे आपका एक बैलेंस आ गया। कुल मिला के आपको 2 बैलेंस मिल गए बेटा, एक ये वाला बैलेंस मिल गया और एक इन सबको प्लस करके ये बैलेंस मिल गया। इन दोनों बैलेंस को ऐड कर दोगे और फिर आप देखोगे ना, यदि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये आपको बराबर ही मिलेंगे, बराबर ही मिलेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। इक्वल क्या क्या आएंगे, इक्वल क्या आएंगे, मैंने आपको बताया कि जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में है और इनका, इन दोनों का जब आप समीशन करोगे ना ये जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो 1 2 3 ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों का ऐड करके जो एक अमाउंट आएगा वो, और ये बिगिनिंग में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इनका, इन दोनों का जब प्लस करोगे, इन दोनों का जब प्लस करोगे तो ये किसके बराबर होगा, आप जानते हो, ये आपका बराबर होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग में जो दिया होगा, क्लोजिंग में जो दिया होगा, क्लोजिंग में एट द एंड ऑफ द ईयर जो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, ये सब आपके बराबर होंगे। मतलब यदि देखा जाए शॉर्ट में बोलूं तो ये जो आपका 6 नंबर का पॉइंट है ना, 6 नंबर का जो पॉइंट है ये किसके बराबर आएगा, 4 और 5 के, मतलब 4 और 5 का, ठीक है। 4th पॉइंट प्लस 5th पॉइंट करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, आपके 6 पॉइंट के बराबर आएगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। 4 और 5 दोनों को ऐड करना, किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, 6 के बराबर आएगा, और ये आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा, आप इसको आराम से क्रॉस चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी को क्लियर हुआ, राइट। चलिए गाइस, तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट था जिसमें मैंने आपको पूरा कैश फ्लो का चैप्टर जो है पूरी प्रोसेस बता दी। हालांकि देखा जाए तो हमने बहुत प्यारे नोट्स बनाए गाइस, आप इनको कॉपी में लिख लो। यदि आप एग्जाम के एक दिन पहले भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर नहीं रिवाइज कर पाए, हालांकि हम करेंगे रिवाइज, पूरा चैप्टर में आपको सारी चीजें कर पाऊंगी, प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं मिला टाइम, आप इतना यदि पढ़ के चले गए ना, आपका काम बन जाएगा, है ना। इतना ही यदि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि चैप्टर ही नहीं पढ़ा और बस ये पढ़ के सब कर लोगे, नहीं, रिवीजन के लिए बोल रही हूँ, दिस इज मोर देन इनफ। ये नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में जरा उतार लेना, है ना, अपनी कॉपी में इसको उतार लेना बहुत अच्छे से। जहां पे मैंने आपको अगेन बोला है कि जो बाद की 2 एक्टिविटी है बेटा, ये तो फिर भी बाएं हाथ का खेल है, मेन खेल तो यहाँ खेलना है आपको, मेन काम ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, बाकी तो ये फिर ठीक है, राइट। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है, कई बार यहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, पर नहीं आएंगे जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और वो हम अगली क्लास से ही करेंगे। बहुत कॉन्सेप्ट्स हो गए सारे, मैंने आप लोगों को चीजें क्लियर करा दी हैं। अब हम इनको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस एक्सरसाइज की हम सॉल्व करेंगे अपनी अगली ही क्लास से। नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी गाइज, जिसे हम सॉल्व करेंगे। हर एक सवाल को पहले विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले करेंगे, फिर हम एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे विद एडजस्टमेंट्स के, ठीक है। आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का पूरा कंप्लीट सेशन।
जिसमें हम लोगों ने स्टेप्स देखी और फॉर्मेट देखा और हर एक चीज को हमने सीक्वेंस में रिवाइज किया कि कैसे हम कैश फ्लो बना सकते हैं फ्रॉम दीज 3 एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा। चलिए अब यदि सेशन पसंद आया तो इसी बात पे लाइक और शेयर हो जाए। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ फटाफट से बेटा लाइक और शेयर कर दो। डन कर दिया सभी ने? चलिए गाइस, सो वी हैव डन विद टुडेस, अच्छा वर्किंग नोट ये तो हमने पहले ही कर लिया, दिस ऑल्सो वी हैव डन। ओके, सो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट्स में बताना, चीजें कितनी क्लियर हुई हैं, जो भी पढ़ाया रिवाइज करके आना, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अब लेकर आऊंगी। अब बस हमको क्वेश्चंस ही करना है, चैप्टर में पूरे कॉन्सेप्ट हो गए, सब कुछ हमने समझ लिया है, अब केवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बाकी है, फिर चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप लोग डेली मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे, तो जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स, डिटेल टॉपिक्स, काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अवर चैनल। सो आप जाइए, चेक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इवन यू कैन डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन, इवन एट वेबसाइट ऑल्सो यू विल गेट सो मेनी कोर्सेज अबाउट योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप उन कोर्सेज को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। तो आप आराम से 3 ऑप्शन से कहीं से भी बैठकर आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो अपनी लर्निंग को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो ई बुक्स और ई नोट्स। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, तो यहाँ पर गाइज आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग बना सकते हैं, तो जरूर से फॉलो करिएगा। फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को भी, सो दैट उनको भी ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है वो समझ आ जाए, तो जरूर से शेयर करिएगा। फिलहाल सेशन को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, आज जो पढ़ाया रिवाइज करना है, अगली क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे यही टॉपिक से रिलेटेड। सो वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तैयार होकर आना, तैयार मतलब रिवीजन करके आइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स।